नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आप मेरे साथ वाले फ्रेम में देख रहे हैं एक जाना पहचाना चेहरा, राजनीतिक विश्लेषक रमनीक सिंह मान मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। रमनीक सिंह जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार। जय हिंद। रमनीक जी, अभी 2 दिन पहले ही राकेश टिकैत गुजरात के मिशन से लौटे हैं और ये वहां गए थे शायद भारतीय जनता पार्टी के दो सबसे लोकप्रिय चेहरों को चुनौती देने के लिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लेकिन वहां के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और उन वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मुश्किल से 30-40 लोग इनके काफिले के साथ हैं। दोनों तरफ कोई नहीं है और ये चले जा रहे हैं अपने कुछ समर्थकों के काफिले के साथ। ये परसों रात दिल्ली लौटे। रात को 12 बजे इनका कोई समर्थक फेसबुक पर लाइव कर रहा था इनको कि राकेश टिकैत मिशन गुजरात से वापस लौटे हैं और वो उनसे पूछ रहा था कि गुजरात का दौरा आपका कैसा रहा। तो ये जवाब दे रहे थे कि वहाँ के किसान बहुत डरे हुए हैं, उनके हाथ बांध दिए गए हैं। हम जहां से गुजर रहे थे वो खड़े तो थे पर हाथ उठा करके हमारा अभिवादन नहीं कर रहे थे। उनको ये धमकी दी गई थी कि अगर तुमने हाथ उठा करके तालियां भी बजा दी तो जेल भेज देंगे। क्या कहेंगे? ओंकार जी, पहले तो मिशन आपने बोला तो मुझे मिशन इम्पॉसिबल याद आ गया। तो ये जो कर रहा है वो असंभव मिशन है। ही इज ऑन अ मिशन इम्पॉसिबल, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसने बड़ा हाइप क्रिएट किया था कि साहब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये मुझे गुजरात में घुसने नहीं देंगे। ये देखो मेरा हिंदुस्तान का पासपोर्ट, ये अपना पासपोर्ट भी लेके गया था वहां पे पट्टा, और ये लगे जी। हुए थे खूब वहां पे इन्होंने कि साहब मुझे बढ़ने नहीं देंगे, और ये देखो ये भारत के नागरिक को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने नहीं देंगे। अलवर में जो इनकी सेवा खातिर हुई वो बाद में बात करेंगे। पर ये अंबाजी पालनपुर करके एक जगह है, आबू रोड से अंबाजी में एंटर किए गुजरात में। इसको किसी ने रोका टोका नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जो रोड शो का जो आप बता रहे हैं कि वीडियो फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, उसके अंदर एक गाड़ी में तो ये है, उसके पीछे 10-12 गाड़ियां पुलिस की ही हैं। और वो पुलिस की जी जी। गाड़ियां मेरा ख्याल है इसलिए थी कि लोग इसको दोबारा वही सर्विसिंग ना हो जाए कहीं, तो थोड़ा इसको बचा के हिफाजत से पहुंचा दो और चले जाइए। तो जो पहला दिन था इसका अंबाजी में, तो उस जगह में इन्होंने ये जब अपना तकरीर कर रहे थे, यानी कि जो भाषण दे रहे थे, तो वहां पे पुलिस कर्मचारी प्रत्यक्षदर्शी और दिख सकते थे, पर वहां पे जैसा आपने कहा कोई 20-30-50 लोग होंगे सुनने वाले। तो अब ये कहता है कि साहब लोग बहुत डरे हुए हैं, तो ये भी डरा हुआ है। ये बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात घूम रहा है। गुजरात में अगर कोई ऐसी बात होती तो ये डरा हुआ इंसान आपको वहां पे ऐसे बोलता हुआ दिखता। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब सरकार ने भी छोड़ दिया है इसको कि यार इसको बोलने दो, जो बोलता है, जो करने दो, जो करता है, कोई बात नहीं, इसको इसको दे दो डील। अब समस्या ये है कि ना तो इसके आइडिया के साथ कोई बहुत ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, चाहे वो बंगाल हो, गुजरात हो, उड़ीसा कटक में तो आपको पता ही है क्या क्या हुआ। और उड़ीसा में जो इसकी पिटाई हुई, वो तो इंसिडेंट जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं आने दिया इन लोगों ने, क्योंकि वो इनके अपने लोग थे। और बाल की जब खाल खींचोगे तो लोग कारण बताएंगे और सामने आके सच बयान कर देंगे। सच बयान करते ही जो है ये इनकी हवा फिस हो जाएगी। तो कई सारी चीजें रही इसके पीछे चोई साहब। पर मिशन इम्पॉसिबल से लौटे हैं, और अगला मिशन इम्पॉसिबल कौन सा ये लेके चलेंगे वो भी देख लेंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक मूवमेंट चला रहा है अब, और इसकी बहुत सी मजबूरियां हैं इस राजनीतिक मूवमेंट को चलाने की। इसने ऐसे कुछ लोगों से पैसे ले लिए हैं, और जो कहते हैं कि साहब वो गले में इसके अब वो फंस गई एक कोटकिल्ली, ना ये उसको निगल सकता ना उसको उगल सकता।
अब वो इसके गले में ढोल पड़ा, उसको बजाता हंड रहा है पूरे देश में। तो ये कहीं ना कहीं राकेश टिकैत, मैं समझता हूँ कि मजबूर भी बहुत है इस वक्त। ये मजबूर हो चुका है, ये पैसे ऐसे लोगों से ले चुका है कि अभी पीछे हट नहीं सकता। इसका पीछे हटना भी इसके लिए घातक है, और ये जो कर रहा है ये सिर्फ एक फेस सेविंग कर रहा है कि साहब देखो मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो जगह जगह जा रहा हूँ। और एक बड़ी दिलचस्प चीज इसके पीछे और है कि आप अगर एक अगर कोई ऑपरेशन होता है तो उस ऑपरेशन में जो टीम ने कोवर्टली धीरे से आगे सरकना होता है उसको कवरिंग फायर दिया जाता है। उसको कवर फायर देते हैं ताकि वो निकल के अपना जो काम है, अपना मिशन है, या जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन कर ले। सही। ये राकेश टिकैत जो है ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है। ये कवर फायर दे रहा है ऐसे बहुत से अदृश्य शक्तियों को, ताकतों को, लोगों को, एक ऐसी अदृश्य विचारधारा को जो आगे बढ़ के इस देश के विकास को विनाश की ओर लेके जाना चाहते हैं, इस सामाजिक सौहार्द को डिवीजन की तरफ, बंटवारे की ओर ले जाना चाहते हैं, जो इस हमारी जो सोसाइटी है इसके अंदर एक सिविल अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। आप इसके बयानों के ऊपर मैं आपको चाहूंगा आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। इसने कहा सरकार को गोला राठी करेंगे, इसने जी कहा जी। बक्कल तार देंगे, इसने कहा बक्कल तार देंगे, इसने कहा खबरदार दिल्ली, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को, ट्रैक्टर को मत रोक दियो, बक्कल तार देंगे। इसने कहा कि फसल को आग लगा देंगे। इसने एक बार ड्रामा किया कि जी मेरी जान को खतरा है, ये मेरे को फिरौती दे दी, वो एक वो मास्क सा पहना के उसको लड़के को बैठा दिया इसने कि साहब वो देखो। इसने इतने इतनी डाइवर्जन, इतनी टैक्टिक्स और इतना कुछ ये खेल चुका है। ये यहां तक कि वो क्राई बेबी होता है छोटा से बच्चे की तरह, जिस तरह वो 12वीं का रिजल्ट आता है और बच्चे फेल हो जाते हैं कि भाई हम 12वीं में तीसरी बार फेल हो गए, तो इसने रोना धोना भी किया और एक उसने समाज के सेंटीमेंट को भी उसके अंदर से उठाया। इसके अंदर कोई जी संदेह नहीं है कि जब ये रोया तो जाट समाज को ये लगा कि यार हमारा एक बुजुर्ग है, हमारा एक आदमी है, वो रो रहा है। और वो रो रहा है किन्हीं कारणों से, वो कारणों का तो पता नहीं था पर रोता हुआ जरूर दिखा। जो इसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक आया, उसने मारपीट की, मारपीट किसके साथ की इसने आज तक नहीं बताया, किस किसको मारा वो नहीं बताया। वो भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, वो जो विधायक है, वो कह रहा है कि साहब मेरी मोबाइल की लोकेशन निकलवा लो, मैं तो उसके नजदीक भी नहीं था। और अब ये जो कर रहा है ये टूरिज्म कहते हैं ना, पर्यटन, ये राजनीतिक पर्यटन कर रहा है। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल टूरिज्म। ये सब कुछ कर रहा है। और उस सबसे ज्यादा घिनौना काम इन लोगों ने किया वो ट्रैक्टर रैली की आड़ में जो 26 जनवरी का कांड किया। और उससे ज्यादा जो घटिया आज बयान इसका आज आया है राकेश टिकैत का कि एफसीआई के गोदामों को तोड़ दो और जो प्राइवेट गोदाम है उनको तोड़ दो, उनको ध्वस्त कर दो, नष्ट कर दो। इससे ज्यादा कायरतापूर्ण, इससे ज्यादा नीचता की बात अगर इसने कोई की हो तो वो ये थी कि किसान अपनी फसलों को आग लगा दो पर सरकार को फसल ना बेचो। ये किस किस्म का किसान नेता है, ये बात अब आगे बढ़ के किसानों को भी सोचनी चाहिए। ये एक तरफ है। दूसरी तरफ ये कवर फायर के पीछे क्या चल रहा है? कवर फायर के पीछे ये चल रहा है चोई साहब के पंजाब और हरियाणा के गुरुद्वारों में से ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जो गुरुद्वारों के लाउड स्पीकर के ऊपर से प्रोपागेंडा चला रहे हैं, वो ठीक नहीं है। जी किसानी जी। मूवमेंट है, अपनी जगह है, एजिटेशन है, आंदोलन है, अपनी जगह है। उसको पहला धार्मिक रंग देने का प्रयास ना कीजिए। दूसरा, जो धार्मिक स्थान हैं, गुरुद्वारे हैं, उनको इस्तेमाल करने का प्रयास ना कीजिए। ये जो आप कर रहे हैं ये कवर फायर के पीछे एक सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, एक डिविजिव सेंटिमेंट को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। और सोई साहब मैं तो इस हद तक जाऊंगा और बेधड़क जाऊंगा, आपको पता है मैं बेबाकी से बात करता हूँ। जी जी। गुरपतवंत पन्नू जो खालिस्तान के लिए मायने रखता है, एक जी खालिस्तानी जी। सेंटिमेंट को भड़काने की बात करता है, अमेरिका में बैठ के बोलता है कि साहब मैं इतने लाख डॉलर दे दूंगा, मैं इतने पैसे दे दूंगा, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। यही काम पहले ओसामा बिन लादेन किया करता था, आह्वान करता था लोगों से, युवाओं से कि आप ये कीजिए। वही काम किसानों की आड़ में, किसानों के भेष में ये राकेश टिकैत कर रहा है। कभी कहता है कि फसलों को आग लगा दो, कभी कहता है बैरिकेड तोड़ दो,
कभी कहता है ये डरपोक आदमी है, मैं बताऊं बेसिकली आपको, भाई तू पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता है ना, गांधीनगर का है घेरेगा भाई तू, लखनऊ घेर ना जा, जाइए लखनऊ के सचिवालय को घेरिए, जाइए लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास को घेरिए, है दम? दम नहीं है चोई साहब, ये बातें कर रहे हैं, इनके पीछे का एजेंडा चलाने वाले कोई और लोग हैं। और मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा, और आपके माध्यम से जितने लोग आपका ये चैनल देख रहे सुन रहे हैं, उनसे मैं एक जी जी। निवेदन करूंगा कि राकेश टिकैत का जो ट्विटर हैंडल है, उस ट्विटर हैंडल के ऊपर जो अंग्रेजी में डाले जा रहे ट्वीट्स हैं, उनको आप ध्यान से पढ़िए, उनका अध्ययन कीजिए। ये आदमी हिंदी ठीक से नहीं बोल पाता सर, ये अंग्रेजी में इतनी खालिश अंग्रेजी में ट्वीट कर रहा है। इन्होंने एक पीआर एजेंसी हायर की हुई है, इनके पीछे इसने, जैसा कि खुद आपको पता होगा, मैं बोलूंगा नहीं, आज तक के इंटरव्यू में इसने इस बात को एडमिट किया था, तस्लीम किया था, माना था कि मेरे किसी एक ऐसे संगठन से संबंध है जिसकी 73 देशों के अंदर मौजूदगी है, यस ना यस। 73 कंट्रीज। और भारत के अंदर जो उस संगठन का जो ब्रांच है, वो मेरे संपर्क में, और मैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा हूं। ये कम्युनिस्ट्स की बात कर रहा है साहब, ये लाल झंडे वालों की बात कर रहा है। और आपको ये पता है कि मैंने पहले भी कहा था, आप इतिहास उठाकर खंगाल के देखना, विश्व के इतिहास के अंदर कम्युनिज्म ने, कम्युनिस्ट्स ने जितनी इंसानी जानें ली हैं, या जितनी इंसानी जानें उनके आइडियोलॉजी के ऊपर हताहत हुई, इतने लोग मरे हैं, इतने इतिहास में कभी नहीं, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 कंबाइंड में इतने लोग नहीं मरे जितने लोग सिर्फ कम्युनिज्म के चक्कर में मरे। और ये फिर उसी पाथ के ऊपर एक सिविल अनरेस्ट के रास्ते के ऊपर भारत को ले जाना चाह रहा है। ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, और ये बहुत दिन चलने वाला भी नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। ये धरना स्थलों से, तीनों जगह से, गाजीपुर से भी, टीकरी से भी, सिंगू बॉर्डर से भी, इनके समर्थक जो शुरू शुरू में दिखाई दे रहे थे वो गायब हो गए। इसके अलावा जहां ये सो कॉल्ड पंचायतें करने के लिए जा रहे हैं, या सभाओं में भाषण देने के लिए जा रहे हैं, या किसानों को जागरूक करने के लिए जा रहे हैं, वहां भी भीड़ नहीं जुट रही है। ये 28 जनवरी को रोए थे, कैमरों पर रोए थे ठीक तरीके से, और कहा था कि आत्महत्या कर लूंगा। तो इनकी बालियान खाप के लोगों को लगा कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, वो दौड़ पड़े। फिर आसपास की जो दूसरी खापें थी वो दौड़ पड़ी। अब रोने पर तो वो लोग आ गए, लेकिन अब इन्होंने हल्ला मचाया अलवर में जाकर के साहब अटैक हो गया। और वो वीडियो आप उठा कर देखिए जो इनके ट्विटर हैंडल पर इनके किसी समर्थक ने डाला है। उन्होंने कहा मोदी ने हमला करा दिया और गोली चलवाई हमारे नेता पर। इसके बावजूद कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है, कोई दौड़ करके नहीं आया। क्या वो जो एक पुरानी कहावत है, बोध कथा है, कि भेड़िया आया भेड़िया आया, और फिर वास्तव में जब भेड़िया आया तो कोई भी नहीं आया मदद के लिए, क्या वो हाल इन्होंने अपना बना लिया है झूठ बोल बोल करके? देखिए, पहला झूठ जो अलवर वाली इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, उसमें राकेश टिकैत ने वाजे तौर पे कहा कि मेरे ऊपर गोली चलाई गई, और 14 लोगों के ऊपर अलवर में पर्चा दर्ज हुआ है, और उसके अंदर कहीं पे भी आर्म्स एक्ट की धारा सम्मिलित नहीं है। और जो वीडियो इन्होंने वहां पे डाला है, उस वीडियो के अंदर भी ये दिख रहा है कि कुछ लोकल किसान वहां के, या लोग वहां के, लाठी डंडों से इसके गाड़ी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ चोई साहब, और ये बात भारत के क्या विश्व के हर एक नागरिक को वाजे तौर पे समझ लेनी चाहिए, कि अगर इसको किसी तरीके से क्षति पहुंचानी हो, तो ये गुजरात में जाए तो इसके पीछे 20-20 गाड़ियों का पुलिस का काफिला ना चले, क्षति पहुंचानी हो यदि, तो पहली चीज है। अलवर एक कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहां पे अगर ये जा रहा है और इसको अपनी सुरक्षा से, या सुरक्षा के संबंध में इसको यदि कोई चिंताएं हैं, तो वो प्रदेश शासन का दायित्व बनता है उसके सुरक्षा व्यवस्था को देखना। अब असली मुद्दे की बात, जो मूट बात है, वो ये है कि मैं नहीं समझता कि राकेश टिकैत को किसी प्रकार का जानो माल का खतरा है।
इसके भड़काए हुए सेंटिमेंट्स के आधार पे, इसके भड़काए हुए लोगों के आधार पे पंजाब के अंदर एक एमएलए है अरुण नारंग, ठीक है सर, यस। उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, तत्परांत पर हरियाणा के एक क्षेत्रीय पार्टी जिसका विधानसभा में अस्तित्व तो नहीं है, उसके नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जहां बीजेपी जेजेपी के आपको नेता मिले, आपको विधायक मिले, उनको आप खंबे से उल्टा बांध दीजिए। तो लाठी बोती डंडा लेके आ जाओ, बक्कल तार देंगे, बैरिकेड तोड़ देंगे, अरे खबरदार, अरे गोला लाठी दे देंगे, तो ये जो हिंसा की भाषा का प्रयोग है, या फसलों को आग लगा दो, या एफसीआई के गोदाम तोड़ दो, बाद में डिलीट कर दिया, ये कह दिया कि साहब प्राइवेट गोदाम तोड़ दो। मैं समझता हूँ कि हिंसा की भाषा बोलने वाले लोगों को कहीं ना कहीं खुद भी हिंसा के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है साहब, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अभी तक तो ये एक्शन पे एक्शन कर रहे हैं, अभी इनको इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि अभी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन नहीं आया, अगर कोई रिएक्शन आया भी है तो वो अनइक्वल है, और वो उतना नहीं है जो इन्होंने अभी तक कर्म किए हैं। 26 जनवरी हिंसा मामले में इनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है, लॉ विल कैच अप विद हिम सून। और कहीं ना कहीं जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की, आपने बॉर्डर्स की बात करी, जहां पे अभी बहुत कम प्रेजेंस है, बहुत कम हाजिरी है। आप ये लोग कह रहे हैं कि साहब मौसम है और फसल है, और देखिए मौसम तो कल भी यहाँ पे तूफान आया, खूब सुहावना है मौसम, अभी भी बाहर बैठेंगे, मौसम बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सारा दिन पंखे की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि इनका राजनीतिक मौसम बदल गया है, लोगों के मन में इनके प्रति जो सेंटीमेंट था उसके अंदर परिवर्तन आ गया, उसके अंदर तब्दीली आ गई है। जो ये किसानी की भाषा से एकदम राजनीतिक भाषा पे चले गए, और मैं जैसे आपको कह रहा था कि ये राजनीतिक पर्यटक बन गए हैं, ये पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में जाके। जिस प्रकार से इनके अन्य नेता हैं जो भाषाएं बोल रहे हैं, चाहे ये है या गुरनाम चुनूनी है, अभी दो लोग रह गए वोकल। और पर्चा दर्ज होने के बाद आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ज्यादा करके ये योगेंद्र यादव जो इच्छाधारी नाग है, ये छुप गया बिल में कहीं जाके, ये ज्यादा बाहर आ नहीं रहा। ये आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है, ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, और ये जो काम करने का काम है ये इनसे ले रहे हैं, गुरनाम चुनूनी से और इस राकेश टिकैत से। ये दोनों आगे खड़े कर रखे हैं और ये बोल रहे हैं, खूब बोल रहे हैं। मैं आप अगर इसको लॉजिकली देख लो, आप रीजनेबली भी अगर लगा के देखो, हर एक व्यक्ति का अपना एक विवेक होता है। कहीं ना कहीं इस बात को लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ये अब पूरी तरह से राजनीतिक हो गया है, और राकेश टिकैत भी जो एक अपनी खोई भी राजनीतिक जमीन है उसको तलाशने की कोशिश कर रहा है। राकेश टिकैत को इसके अंदर लाने का जो ब्रेन चाइल्ड था, तो मुख्य कारण था, वो ये था कि एक ये परसेप्शन आ रही थी लोगों में कि ये दो स्टेट का आंदोलन है, पंजाब और हरियाणा का, या ये सिर्फ जो है ना सिख जो है सरदार किसान है, सिखों के द्वारा इसको लीड किया जा रहा है। तो एक हारा हुआ राजनेता और एक फेल्ड किसान नेता उसको रोप इन करके आगे लेके आए, उसको खड़ा कर दिया कि अब ये सेक्युलर हो गया है, अब ये 2 स्टेट से 3 स्टेट का हो गया। और इसको भगा भी इसलिए रहे हैं कि नेशन वाइड एक्सेप्टेंस हो जाए, कहीं ना कहीं एक इसको हम राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास करें। और आप बड़े गौर से देखिएगा चोई साहब, क्योंकि मैं तो ऑब्जर्व करता हूं इन चीजों। राकेश टिकैत जब गुजरात गया तो गुजरात के अंदर उसके साथ हॉबनॉब करने वाले कौन लोग थे? पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह बाघेला, वो कौन सी पार्टी के हैं, उनका क्या अस्तित्व है, आपको पता है राजनीतिक रूप से वो कहां खड़े हैं। और गुरुद्वारे के बाहर इन्होंने एक तस्वीर खिंचवाई, उस तस्वीर के अंदर आपको जो उनके साथ खड़ा हुआ आदमी दिख रहा है, उसने टोपी पहन रखी है आम आदमी पार्टी की, ठीक है। आप बंगाल में जाएंगे तो बंगाल में वो टीएमसी की सांसद हैं, उनका मैं नाम मेरे जहन से निकल रहा है, कौन डोला सी देव सेन। है। हाँ, तो वो उनको वहां पे फूल गुच्छ दे के, गुलदस्ता दे के उनका स्वागत कर रही है, और उनको साथ ही एक फाइल दे रही है जिसके अंदर उनको एजेंडा दिया जा रहा है, और वो सब कैमरा के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसे ही ये राजस्थान जाते हैं तो इनको राजस्थान शासन का, राजस्थान सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है। वहां पे भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस के नेता मौजूद होते हैं राजस्थान में। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो अस्तित्व खोती हुई पार्टियां हैं कांग्रेस जैसी, वो कहते हैं ना कि रेजरेक्शन, रेजरेक्शन से मेरी मुराद है वो जो डॉक्टर एक मुर्दे के पंप करके उसको फूक मार मार के
पुनः जीवित करने की कोशिश करते हैं, उस प्रोसेस को रेजरेक्शन कहते हैं। तो रेजरेक्शन रूम के अंदर इस वक्त कांग्रेस पार्टी है और वो इसको आगे खड़ा करके अपने आप को रिजरेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और कम्युनिस्ट का और कांग्रेस का आपस में क्या ताना बाना है, क्या रिलेशन है, इन्होंने सरकार इकट्ठे चलाई हुई है, इन सब के लिए एक आदमी, चलिए गुजरात की अगर बात करें तो दो आदमी और एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक विचारधारा और दो व्यक्ति, इन सब के लिए चैलेंज बना हुआ और कॉमन चैलेंज है। आप चाहे ममता बनर्जी की बंगाल में बात कर लें, चाहे आप कांग्रेस पार्टी की पंजाब में, राजस्थान में बात कर लें, या आप आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बात कर लें, इन सब के लिए ये दो लोग अस्तित्व की लड़ाई का हिस्सा बने हुए हैं। ये अब एक समय था जब ये इनके लिए लड़ाई थी वर्चस्व की, कि हमारा वर्चस्व स्थापित रहे। वर्चस्व इनका खो गया कांग्रेस पार्टी का। अभी ये 2 टर्म से सत्ता से बाहर है, तीसरी टर्म भी इनको कोई उम्मीद नहीं आने की। फ्यूज बल्ब है उनका, जो जलता नहीं, जो जलेगा नहीं, जो रोशनी नहीं प्रदान करेगा, जो रोशनी प्रदान नहीं करेगा वो दिशा नहीं दिखा सकता। तो इनका अब प्रयास ये है कि हम इस फार्म एजिटेशन को या फार्मर्स के ये किसान आंदोलन को अपनी ढाल बना के और हम धीरे धीरे इसके अंदर आगे बढ़े और लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट भड़काए। पर जिस व्यक्ति का इन्होंने चयन किया उस काम के लिए, उसका जो बौद्धिक स्तर है वो उतना नहीं है कि वो बातों को या विषय को ठीक से रख पाए। और जिसका जी बौद्धिक जी। स्तर है उस आदमी की एक्सेप्टेंस नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूं योगेंद्र यादव की, उसकी पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं है। पब्लिक एक्सेप्टेंस तो इसकी भी नहीं रही अब। ये फैक्ट है, मैंने पहले ही कहा था कि जब ये रोया उसके बाद लोगों के अंदर ये सेंटिमेंट आया कि साहब ये तो हमारा बुजुर्ग है, हमारा बड़ा है, और ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का बेटा है। तो जैसे सोनिया गांधी का बेटा राहुल फेल हो गया, वैसे महेंद्र सिंह टिकैत का बेटा राकेश फेल हो गया। अब इसमें आप कोई जबरदस्ती तो है नहीं। एक समय था जब राहुल गांधी की बड़ी पूछ होती थी, हर जगह लोग उसको पूछा करते थे, आज कौन पूछता उसको? वैसे ही राकेश टिकैत आज से 4 महीने बाद हो जाएगा। आज लोग उसको बुला रहे हैं, पूछ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो, 4 महीने बाद इसका भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस समय का खेल है चोई साहब। और वामपंथियों, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, इनके हाथ में खेलना, मोदी का विरोध करना, भारतीय जनता पार्टी को हराने की अपील करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच जाना, अभी आपने डोला सेन का जिक्र किया, ये सब कारण है। और जिस तरीके से पंजाब में अरुण नारंग के साथ जो हरकत हुई, हरियाणा में जिस तरीके से 2 बार, एक बार कैमला करनाल में और अभी रोहतक में, जब मुख्यमंत्री अरविंद शर्मा के पिता की 17वीं में भाग लेने के लिए पहुंचे, उनके हेलीकॉप्टर का विरोध करना, और वहां पर भी और पश्चिमी यूपी में भी जाट बेल्ट में खापों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, नेताओं का बायकॉट कराना कि आप इस इलाके में आके घुस मत जाना। इससे ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, इसलिए लोग इनके पास से गायब हो रहे हैं और ये अकेले खड़े हैं अब। देखिए जो साहब, जहां तक राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव या औरों का सवाल है, मैं समझता हूं ये पूर्ण रूप से वस्त्रहीन हो चुके हैं। इनकी जो भाषा है, इनका जो व्यवहार है, इनके जो एक्शंस हैं, वो बिल्कुल वाजे तौर पे इस बात को दिखा रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि नंबर 1, ये अपनी जमीन खो चुके। नंबर 2, ये आइडियोलॉजिकली, सैद्धांतिक रूप से कमजोर हैं। और नंबर 3, ये अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, दे आर इन अ लूजिंग बैटल, ये हारने की स्थिति में है। आपने उल्लेख किया कैमला का, आपने उल्लेख किया रोहतक का। मैं आपको बताता हूं, कुरुक्षेत्र से सांसद है, जहां से चुरूनी हारा था ना लोकसभा, वहीं से आजकल नायब सिंह सैनी सांसद है। नायब सैनी के काफिले के ऊपर भी प्रहार करने का प्रयास किया गया। पुलिस थोड़ी सजग थी तो वहां से वो अनहर्ट और बिना किसी उसके निकल गए। पर आप इस चीज को बिल्कुल उलट करके देखिए एक क्षण के लिए। यदि मोदी जी, अमित शाह जी या योगी के स्तर का कोई नेता इस चीज का आवाहन अपने कार्यकर्ताओं को कर दिए कि जहां ये आपको हरी टोपी वाले राकेश टिकैत या उनके समर्थक मिले, वही हाल कीजिए उनका जो अनुराधन का किया, या वही हाल उनका कीजिए जिस प्रकार से ये भाजपा के नेताओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो इस
बदली हुई परिस्थिति में आप क्या समझते हैं कि ये लोग कितने दिन अपने घर से बाहर निकल पाएंगे? कितने दिन? और क्या वो अराजक स्थिति नहीं बन जाएगी देश के अंदर? तो मैं ये समझता हूं कि किसी के बर्दाश्त को, किसी की टॉलरेंस को, या किसी के अपने देश के संविधान में या कानून व्यवस्था के अंदर यकीन, भरोसा, विश्वास और अकीदा रखने को किसी की कमजोरी ना समझा जाए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है अगर ये समझते हैं कि ये पूर्ण रूप से यही एक अकेले बाहुबली है, यही बलशाली है और किसी के बस का नहीं है या कोई और सक्षम नहीं है। अगर ये बिल्कुल विपरीत परिस्थिति बन जाए, ये पलट दिया जाए ना इस स्थिति को, तो इनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। नंबर एक बात है। नंबर दो बात यह है कि जिस प्रकार जी से इन्होंने सेंटिमेंट्स को लोगों के इतना उग्र कर रखा है, इतना भड़का रखा है, कि जहां स्थिति ये पैदा होगी, जैसे मैं कह रहा था ना कि पर्दे के पीछे ये कवर फायर दे रही है और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? पर्दे के पीछे ये हो रहा है कि साहब, भारत की विश्व के अंदर आज क्या स्थिति है, चाहे वो अभी जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर अभी गोष्ठी थी अमेरिका में, उसके अंदर किस प्रकार से भारत को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, या जो वैक्सीन मैत्री है उसके ऊपर भारत को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, या जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं कि ये जो नए कृषि कानून है ये भारत को एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने का दम रखते, क्षमता रखते, ये कर सकते हैं, या भारत की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है 21-22 के लिए वो हाईएस्ट है विश्व के अंदर, सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी की। तो ये बहुत सी चीजों को छुपाने के लिए ये कवर फायर है कि मीडिया हेडलाइंस, जो लेफ्ट लिबरल मीडिया जिसको हम लिबरांडू बोलते हैं, ये लिबरांडू मीडिया है, उनके ये ब्लू आइड बॉयज हैं सारे, कि ये उनको एक अच्छी हेडलाइन देते हैं। वो रबिश है, एक वो रबिश जो है वो अपने उस पे कबाड़ चलाता रहता है सारा दिन, और गार्बेज जो है वो लोग उससे लेते रहते हैं, उसका गंद इकट्ठा करते रहते हैं अपने मस्तिष्क के अंदर, अपने मन के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीजें हैं एक लेवल पे, जो इंडिया के अंदर नंबर एक जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा डीमोटिवेट करने के लिए, उनको थोड़ा सा पीछे रखने के लिए, नंबर दो भारत की जो प्रगति, उन्नति या विकास की जो अभी कहानी चल रही है उसको बैक ट्रैक करने के लिए, और नंबर तीन जो एक सेपरेटिस्ट एक्सट्रीम रिलीजियस सेंटिमेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए। ये अराजक, देखिए क्या बातें हैं। सीएए के दौरान, शाहीन बाग के बाद जो दिल्ली के अंदर हिंसा हुई या हिंसक घटनाएं हुई, वो कम थी क्या? जी जी। फिर 26 जनवरी इन लोगों ने करवा दिया, वो कम था क्या? अब ये कह रहा है कि तुम गोदामों को तोड़ दो, आग लगा दो फसलों को, और प्राइवेट और एफसीआई के गोदाम नष्ट कर दो। भाई तुम कौन हो? तुम किसान हितैषी हो, तुम किसान नेता हो, तुम पॉलिटिकल लीडर हो, या तुम अराजक तत्व हो? और अभी इतना लूज रोप किसी व्यक्ति को भारत के इतिहास में अगर किसी सरकार ने दिया हो, तो मुझे ऐसा कोई ध्यान आता नहीं, मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूं कि किसी को इतनी लूज रोप मिली हो कभी। कभी नहीं। और कांग्रेस के शासन में तो ऐसे लोगों के इतने बयान के ऊपर तो मारपीट देते थे। अभी टॉलरेंस को कमजोरी नहीं समझना चाहिए चौधरी साहब, मैं ये समझ रहा हूं। हाँ, ये एक बात मैं जरूर अपने सब भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं, जो मैं समझता हूं सरकार के विषय में, ये चक्की चल धीरे रही है। ये चक्की धीरे धीरे जरूर चल रही है, पर ये पीसती बहुत बारीक है। जब इनका नंबर आएगा चौधरी साहब, ये बहुत बारीक पीसेंगे। मतलब मेरा ऐसा मानना है, मैं एज ए एनालिस्ट में ये महसूस करता हूं कि ये पीसेंगे बहुत बारीक। बिल्कुल सही आकलन है। क्या जो 5 राज्यों के इस समय चुनाव चल रहे हैं, इसकी वजह से भी सरकार थोड़ा सा संयम बरते हुए थी, और फिर हम देखेंगे कि अगले साल के शुरू में भी 5 राज्यों के चुनाव हैं। पंजाब के हैं, उत्तराखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, गोवा के हैं, इसके अलावा मणिपुर के हैं, और इस साल के आखिर में हिमाचल और गुजरात के भी आ जाएंगे। तो कहीं सरकार इसलिए तो संयम नहीं बरत रही है कि भाई बेवजह इनको भाव मत दो, इनको ओवरलुक करो। जैसे राहुल गांधी को ओवरलुक करके उसको करीब करीब खत्म कर दिया, किनारे कर दिया, उसका अब कोई नोटिस भी नहीं लेता, वो रोजाना बयान दागता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी उस पर रिएक्शन करना बंद कर दिया। तो यही हाल इनका भी होने वाला है। सर वो मैंने आपसे पहले कहा था, फ्यूज बल्ब जो है रोशनी देता नहीं है। अब वो चूंकि रोशनी नहीं दे पा रहा, तो अब वो जिम इंस्ट्रक्टर बन गया है, वो फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन गया, कहीं जाके डांस करता है, कहीं पुशअप लगाता है, कहीं पे तैरता है। तो वही हाल इनका होगा। बट मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं समझता हूं कि ये ठीक भी है, रीजनेबल भी है, और
कोई भी राजनीतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति हो या परिपक्व नेता हो, तो वो ऐसा किसी को भी मौका हाथ में थमाना नहीं चाहेगा कि जिसके अंदर ऐसा आभास हो कि जो ये लोग एक नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी मुराद है इस बात से कि ये एंटी फार्मर हैं या ये एंटी एक पर्टिकुलर कास्ट है, तो उसको कहीं थोड़ा सा भी जिसे कहते हैं कि हवा मिले या उसको कहीं थोड़ा सा भी उस आग को घी मिले, तो ये जो रिस्ट्रेन है वो जरूर इस नजर से है। पर मैं एक चीज और समझता हूं कि अब मैं कह दूं या नहीं मैं सोच रहा हूं, पर मैं समझता हूं कि 15 मई से लेके और 15 जून के बीच में ये सब समाप्त हो जाएगा सर। आपने जो जी। अगले वर्ष के शुरू में चुनाव बताए और इस वर्ष के अंत में जो चुनाव बताए उनसे पहले ये सब निपट जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं समझता हूँ, मेरा एनालिसिस है। हम भी कुछ गणित लगाते हैं सारा दिन बैठ के, मेरे गणित में ये 15 जून के आगे कुछ रहेगा नहीं मामला, यहाँ पे ये सब निपट जाएगा, सब निपट जाएगा। पंजाब में जो घटना हुई थी रमनीक जी, अरुण नारंग के साथ में, उसके बाद जी। मेरी भी संगरूर में एक दो जगहों पर कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत हुई। क्योंकि मेरे चैनल पर संपर्क नंबर है, तो वहां से कुछ लोग संपर्क स्थापित करते हैं, अपनी राय जाहिर करते हैं, कंसर्न जाहिर करते हैं कई बार। तो पंजाब में ठीक है, इन्होंने एक तबके को थोड़ा सा इस समय हाइप किया हुआ है, लेकिन वहां पर भी बहुत बड़ा वर्ग है जो इनसे पूरी तरीके से त्रस्त है, और वो मोदी के साथ और उनकी सरकार के साथ प्रतिबद्धता दिखाते हुए नजर आता है। अरुण नारंग वाली घटना के बाद पंजाब में अब क्या सिचुएशन है, क्या लोगों का भले ही खामोशी के साथ रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं इससे गिरी हुई हरकत कोई हो नहीं सकती कि आप विरोध में अंधे होकर के या अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए किसी को निवस्त्र कर दें, वो चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। विरोधी तो बहुत छोटी चीज होती है। अह, देखिए चोई साहब, पहली चीज तो मैं यहां से शुरू करूंगा कि इस वक्त हालात हाईली पोलराइज्ड हैं, हाईली पोलराइज्ड है। मैंने आपको आज की हमारी इस चर्चा के शुरू में कहा था कि ये कवर फायर दे रहा है बहुत से लोगों को, और ये कवर फायर एक ऐसी आइडियोलॉजी को दे रहा है जो इसने कहा था कि 73 देशों के अंदर उनकी मौजूदगी है और जो इंडिया के अंदर उनकी जो ब्रांच है उसके साथ मेरा संपर्क है। तो ये अराजक तत्व हैं, और पंजाब के अंदर इस वक्त जो हालात हैं वो इतने प्रतिकूल हैं कि भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री हो, या मौजूदा विधायक हो, या पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, उनका अपने घर से बाहर निकलना इन लोगों ने दूभर कर रखा है। एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी जो आपको दिखता है या अपने आप को कहता है या झंडा लेके निकलता है किसानों का, या गाड़ियों पे झंडे लगा रखे हैं, वो सब किसान नहीं। ये सही एक कह रहे हैं। पॉलिटिकल ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया है। और जो व्यक्ति विशेष की बात अरुण अरुण नारंग जी के विषय में हुई है, मेरे जो अपने सूत्र है पंजाब पुलिस के अंदर, उनसे मुझे ये पता लगा है कि वो आम आदमी पार्टी का व्यक्ति है जिसने सबसे आगे बढ़ के और जो नारंग साहब के कपड़े फाड़ने का और काम किया है, ऐसा मुझे पता लगा। मेरी जानकारी गलत हो सकती है। तो मैं ये समझता हूं कि हर एक वो व्यक्ति जो आज चाहे धरना स्थल पे है, चाहे अपनी गाड़ी पे किसान का झंडा लगा रहा है, चाहे अपने घर पे किसान समर्थन का झंडा लगा रहा है, वो ऐसा अनिवार्य नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि वो किसान ही हो या किसान परिवार से ही हो भी सकता है। पर उसका एक मोटिवेशन है, और उसका मोटिवेशन है राजनीति। उसका पॉलिटिकल मोटिवेशन हो सकता है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हो सकता है अकाली दल से जुड़ा हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हो सकता है वो कोई कम्युनिस्ट हो। पर जो आज जमीन पे नजर आ रहा है वो ये है। पहली चीज मैं बड़े बेबाक शब्दों में बताना चाहूंगा कि सरकार इज नॉट डूइंग इनफ। प्रदेश सरकार उतने कदम नहीं उठा रही जितने कदम उनको उठाने चाहिए इन अराजक तत्वों को ध्वस्त करने के लिए। कारण है अगले साल होने वाले चुनाव। नंबर दो बात,
सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने आपसे शायद पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर, ये गठबंधन जब तक अकाली दल के साथ इनका था तब तक ये बादल जनता पार्टी थी। इनका कोई जी। भी ऐसा शीर्ष नेता जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से 22-23 इनको टिकटें मिलती थी कंटेस्ट करने के लिए, उसके ऊपर से ये 14-17 जीत के आते थे। 14-17 में से किसी को मंत्री, किसी को वजारत, किसी को चेयरमैन, किसी को कुछ ना कुछ लॉलीपॉप दे दिया जाता था। बादल साहब की मैं बात करता हूं, बड़े बादल साहब की, प्रकाश सिंह बादल साहब। प्रकाश सिंह बादल साहब ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई नेता पैदा ही नहीं होने दिया। नंबर दो बात, उन्होंने अकाली दल के अंदर भी कोई इतना बड़ा नेता नहीं होने दिया, बाय हुक और बाय क्रुक। अब मैं इशारा कहां है, मैं आप समझ लीजिएगा, खुल के बोलना बड़ा आजकल लोग अच्छा नहीं समझते। बाय हुक और बाय क्रुक उनको खत्म किया गया है, या राजनीतिक रूप से खत्म किया गया है, उनको अन्यथा खत्म कर दिया गया है। ये सच्चाई है। और पंजाब के अंदर सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप उन्होंने अपने परिवार से बाहर कभी उभरने ही नहीं दी। कोई अच्छा परिवार हो, कोई अच्छे लोग हो, जिनकी राजनीति में रुचि हो, जिनकी समाज सेवा में रुचि हो, उनको कभी उन्होंने आगे नहीं आने दिया। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण है मेरे पास विद इन हिज ओन पार्टी, अपनी खुद की पार्टी के अंदर। तो बाहर तो उन्होंने क्या उभरने देना था। तो दूसरा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ये, जो अकाली दल की ओर से है। तीसरा, आम आदमी पार्टी। क्या है कि आम आदमी पार्टी को और आप कम्युनिस्ट्स को एक थैली में डाल दीजिए। एक पंजाब में पीले रंग की पगड़ी पहन के निकलेंगे, या दिल्ली में जाओगे तो नीले रंग की या सफेद रंग की टोपी लगा के निकलेंगे, पर अंदर से इनके जो वस्त्र है वो सारे लाल हैं। बिल्कुल ये सही कह दे रहे हैं। आर सॉफ्ट कम्युनिस्ट। आम आदमी पार्टी क्या है? सॉफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी है। सॉफ्ट कम्युनिस्ट, ये कम्युनिस्ट है, ये दिखाते नहीं, इनकी विचारधारा कम्युनिस्ट है प्योरली। तो ये जो अराजकता है, जो वॉयलेंस है, ये देखिए क्या होता है कि आपको कहीं अगर कुछ पकाना हो तो उसके लिए आपको आग चाहिए होती है। तो वैसे ही इनकी जो आग है, इनकी इनकी जो फीड है कह लीजिए कम्युनिस्ट्स की, वो वॉयलेंस है। जहां जहां कम्युनिस्ट या माओइस्ट आगे होंगे वहां वायलेंस होगी, वहां मार काट, अराजकता, सिविल अनरेस्ट और ये इस प्रकार की चीजें, ये सबसे पहले इनका इनका तरीका ये है। आप नेपाल का उदाहरण ले लीजिए, प्रचंडा का। वहां माओवादी, उन्होंने लाखों लाख नेपाली मारे, उसके बाद वो सत्ता में आए। आप चीन का उदाहरण ले लीजिए, लाखों लाख चीनी मारे। और जो ग्रेट फेमिन है उसके अंदर वो कहना था मौ से तुम कहा कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या थी कि चिड़िया सारी मार दो, जो अनाज खाती है चिड़िया मार दो। इकोसिस्टम बिगड़ गया, वो पतंगे इतने हो गए कि वहां पे अकाल पड़ गया। तो इनकी जो थॉट प्रोसेस है, और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं कि कम्युनिस्ट को कभी भी कोई भी एक स्टेट सेंट्रिक या एक नेशन सेंट्रिक फिलॉसफी मत मान के चलना। ये धर्म में विश्वास नहीं करते, ये क्षेत्र में विश्वास नहीं करते, ये किसी देश की सीमाओं में विश्वास नहीं करते। कम्युनिज्म इज आइडियोलॉजी विच गोज बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। और ये चीन को सशक्त करने के लिए भारत का कम्युनिस्ट अपनी जान दे देगा, ये सच्चाई है। तो सही। आप जो देख रहे हैं, ये चौथा पहलू ये है इसका। एक, कांग्रेस की सरकार काम नहीं कर रही। दूसरा, इसके अंदर बादल साहब ने ना तो कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कहीं खड़ी होने दी। और बीजेपी क्योंकि एक पॉपुलर पार्टी के रूप में उभर रही थी पंजाब में, तो उसको पीछे रखने के लिए इन्होंने ये आप मान जाइए इस बात को, यकीनन तौर पे नहीं, आने वाला समय बता देगा कि किसान आंदोलन के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अकाली दल का भी है। अकाली दल एक दूसरे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता था कि जो इनका ग्रामीण अंचल के अंदर वोट बैंक है या इनका जो सपोर्ट बेस है, उसको ये इस बिल को लेके, इन कानूनों को लेके उनको सेटिस्फाई भी कर सकते थे। सही। उस समाज से आते हैं, उस मजहब से आते हैं, उस तबके से आते हैं, वो भाषा बोलते हैं और उस प्रदेश के हैं लोग। अगर अकाली दल बादल की ओर से प्रकाश सिंह बादल साहब या कैप्टन ये सुखबीर बादल या हरसिमरत कौर बादल इन बिलों की हमायत करते, तो लोग कुछ हद तक इसको समझते भी। पर इन्होंने ये देख लिया चैलेंज हो रहा है, बीजेपी जैसे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना से अलग हो गई, और अब अगर हम इनके साथ शीट शेयरिंग में कहीं नहीं इनके साथ सेटल करेंगे तो हमसे भी अलग हो जाएगी, अलग लड़ेगी, एंड दे कैन इमर्ज एज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी अपने दम पे। तो कहीं ना कहीं उसको भी काटना था। तो ये बहुत एक अलग लेवल पे जो है ना राजनीति इस वक्त चल रही है। बट आपने जो मुझे पूछा उसका सीधा उत्तर यह है कि पंजाब के अंदर आज माहौल
हाईली पोलराइज्ड है, हाईली पोलराइज्ड। और जगह जगह छोटे यूट्यूब चैनल्स के या चैनल्स के या मेन स्ट्रीम चैनल्स के पत्रकारों को भी इनकी तरफ से, चाहे आप पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कह लीजिए, कांग्रेस की सरकार की तरफ से या अकाली दल की तरफ से कह दीजिए, कि ये पॉइंटेड क्वेश्चन पूछते हैं। बीजेपी का कोई लीडर या फार्म लॉज को सपोर्ट करने वाला कोई व्यक्ति अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसको बड़े पॉइंटेड क्वेश्चन पूछेंगे, बड़े टिपिकल क्वेश्चन पूछेंगे, वो घुमा के एक जवाब पे लाना चाहेंगे कि ये कह दे कि हम केंद्र सरकार के साथ और किसानों के खिलाफ है। तो ये एक बहुत डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, जिसके अंदर पंजाब में मौजूद 4 पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट, ये चारों एक तरफ है इस चीज को लेके कि हमने कहीं ना कहीं, वो जो 2 नेताओं की मैं बात कर रहा था, या एक राजनीतिक आइडियोलॉजी या एक राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा था, उनके खिलाफ हमने काम करना है। हम लोग आपस में नूरागश्ती लड़ लेंगे, पर इनको दूर रखो। और आखिर में मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, हम सब जानते हैं इनके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह काफी सक्रिय रहे हैं पर्दे के पीछे। एक बार तो भाग करके होम मिनिस्टर के पास भी आए थे, राष्ट्र को खतरा है, राष्ट्र को खतरा हो जाएगा, जल्दी से जल्दी करवाइए। अभी अरुण नारंग नारंग के साथ जब मारपीट हुई, तब फिर वही बात उन्होंने रिपीट की कि प्रधानमंत्री जल्दी से जल्दी किसानों की मांगे मान लें। ये जो नाटक नौटंकी है कांग्रेस की, चीफ मिनिस्टर की, ये जो पूरा षड्यंत्र था, जो पूरा एक उन्होंने पूरा एक मैकेनिज्म बनाया था आंदोलन के जरिए, क्या 2022 के शुरू में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कोई भी फायदा इनको मिलेगा? देखिए, मैं अगर कोई मुझे ट्विटर पे फॉलो करता हो, तो आज से करीबन 2.5-3 महीने पहले, 2 महीने पहले मैंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब बिल्कुल काली दाढ़ी में और गुलाबी पगड़ी और काले रंग का उन्होंने अचकन पहन रखा है, खड़े एक जगह कनाडा में भाषण दे रहे हैं, डायस पे खड़े हैं, और उनके ठीक पीछे दीवार पे खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है। एक 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 डिक्लेरेशन हुई थी खालिस्तान के संदर्भ में, उसके ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह सिग्नेटरी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बहुत अच्छी मित्रता है, वो कितनी गहरी है वो तो वो जाने, एक पाकिस्तानी पत्रकार के साथ, महिला पत्रकार के साथ, जो यहाँ पे है। और पंजाब में मैंने आपको बताया था कि 3 लोग सरकार चलाते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा, उन तीनों में से एक वो महिला भी हैं। अब आपके प्रश्न की बात आई कि ये जितना इन्होंने आडंबर रचा, उसका इनको राजनीतिक लाभ क्या होगा। यदि, जैसा मैं कह रहा हूं कि 15 मई से लेके 15 जून के दौरान, इस दरमियान ये एजिटेशन समाप्त हो जाएगा, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, तो आने वाले अगले 7 महीनों में ही विल लूज स्टीम। ये ग्राउंड खोएंगे, उतने मजबूत नहीं होंगे, ये कमजोर होंगे बल्कि, कांग्रेस की। एक बात। दूसरी बात, अगर कुछ किसान संगठन राजनीतिक दल बना के या एक तीसरा मोर्चा ऐसा मजबूत खड़ा हो जाए, तो अकाली और कांग्रेस दोनों का सफाया निश्चित है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो अंडर करंट है इस वक्त, आप जब एक माहौल में जी रहे होते हैं ना जो साहब, तो हो सकता है कि आपको उस कालांतर के, उस पीरियड के लिए आपके मन में एक भय हो आसपास के माहौल को देख के। पर जिस दिन आपको वो अवसर मिलता है, वो मौका मिलता है अपने फ्रेंचाइज को एक्सरसाइज करने का, अपना वोट कास्ट करने का, उस दिन आप भय के बिना वोट कास्ट करते हैं, उस पोलिंग स्टेशन के अंदर खड़े होते हैं। और ये जो अंडर करंट इन्होंने इतना पोलराइज करके सोसाइटी को या समाज को क्रिएट कर लिया है, वो इन दोनों पार्टियों के लिए घातक है, कांग्रेस के लिए, अकाली दल के लिए भी, और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत घातक है। इनकी जो राजनीतिक अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं या महत्वाकांक्षाएं हैं, वो बहुत हद तक पूरी नहीं हो पाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। परंतु आज अगर आप तुरंत, आप कह लीजिए कि आप आज इस्तीफा देके और मई में या जून में चुनाव करवा लें, तो आज कांग्रेस अच्छी स्थिति में है
अकाली दल, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के कंपैरिजन में। पर एक बात आप आज सिल्वर लाइनिंग लिख के रख लेना कि कम्युनिस्ट जो है वो कम्युनिस्ट इस बार पंजाब में अपना कुछ नंबर रजिस्टर करेंगे। इस बार उनकी कुछ सीटें आएंगी कम्युनिस्ट की पंजाब में। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब, आप जुड़े और बहुत सारे पहलुओं पर आपने बहुत बारीक दृष्टि जो आप रखते हैं वो हमारे दर्शकों के सामने रखी। बहुत बहुत मैं शुक्रिया। अंत में नमस्कार। मैं जी अंत में यही कहना चाहूंगा चोई साहब कि जी ये जी। सब ध्यान रखना, ये चक्की चलती धीरे है पर पीसती बहुत बारीक है। ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।